आज हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स की। उनकी टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे और उनकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी जानेंगे। ये सब शुरू करें इससे पहले हमें पता है कि पाकिस्तान चाइना के हथियारों का एक शोरूम बन चुका है। चीन उसे लोन देता है, कर्ज देता है और फिर उसी कर्ज से अपने ही हथियार पाकिस्तान को खरीदवाता है। अगर ये चाइनीज हथियार ठीक से काम नहीं करते तो फिर अगला लोन पैकेज आता है और पाकिस्तान को नए हथियार खरीदवा कर एक नई डील साइन हो जाती है। अब इसी मॉडल के अंतर्गत इस साल के अंत तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चाइना से मिलने वाला है J-35 फाइटर जेट। कुछ लोगों का कहना है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक लाइटर, एक ट्रायल वर्जन है। इसमें आईसा रेडार है, PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और देखने में स्टेल्थ जैसी बनावट है। अब इसको पाकर के पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसको हवा में बहुत सारी ताकत मिलने वाली है। लेकिन यह भी सच है कि चाइना के पास एक्सपर्टीज है कि बर्फी के डिब्बे में जलेबी बेच सकता है और पाकिस्तान के पास यह मूर्खता है कि वो जलेबी को बर्फी समझ के खा भी सकता है। लेकिन चूंकि मुद्दा हमारे एडवर्सरी का है और हमारी वायुसेना का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। भारत में दशकों तक हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी थी MiG-21 बाइसन। आप सबको पता है ये अब रिटायर हो रहा है और लगभग 50 साल की सर्विस इसने भारतीय वायुसेना को दी। लेकिन उसके जाने के साथ एक बड़ा शून्य खड़ा होता जा रहा है। इसको भरने के लिए भारत ने सुखोई विमान का तो भरपूर इस्तेमाल किया और सुखोई 30 के और फिर सुखोई 30 MKI से MiG-21 की जो वैकेंसी है वो फिल हो रही है। इसके साथ साथ राफेल, तेजस, ये सब विमान भारतीय वायुसेना में इंजेक्ट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ने के लिए इतना तो काफी है। लेकिन यह भी सच है कि भारत की वायुसेना को प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है 2 और पोटेंशियली 2.5 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ने की। एक तरफ तो पाकिस्तान है जो चीन से किराए के हथियार लेता है, भाड़े के दांत लगवा करके हमें काटने की कोशिश करता है। इसमें वो ज्यादातर तो नाकामी है। दूसरी तरफ है चाइना जो एक महाशक्ति है, इकोनॉमिक पावर है, जिसकी टेक्नोलॉजी और जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमें आंकना आवश्यक है और उसको सीरियसली लेना जरूरी है। और एक तीसरा मोर्चा भी है जो धीरे धीरे काफी हॉस्टाइल होता जा रहा है और वो है बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि वहां पे भारत विरोधी स्वर तो तेज हो चुके हैं, लेकिन भारत को डायरेक्टली थ्रेट करना की अभी उसकी हिम्मत नहीं है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान की वायुसेना को समाप्त करने के लिए और एयर सुपीरियरिटी के लिए शायद इसकी आधी स्क्वाड्रन भी काफी है। लेकिन अगर 2.5 तरफ से लड़ाई लड़नी है तो हमें कुल 42 यानी 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होगी। स्क्वाड्रन समझने के लिए ये समझिए कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, एडवांस जेट्स होते हैं। यानी कि भारत को अभी 200 से अधिक नए फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी जल्द ही। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं होगी, हमें नई स्क्वाड्रंस में चाहिए होंगे टॉप क्लास जेट्स जो टेक्नोलॉजी, रेंज और स्टेल्थ तीनों में दुश्मन से एक कदम आगे हों। ऐसा करने के लिए भारत के पास 2 विकल्प हैं। पहला, अक्वायर करना यानी किसी और से लेना, और दूसरा मैन्युफैक्चर करना यानी मेक इन इंडिया करना। भारत का एक्विजिशन मॉडल भी अलग होता है। हम सिर्फ विमान नहीं लेते, विमान खरीद करके इंडक्ट कर दें ऐसा काम हम नहीं करते। हम एक इंजीनियरिंग कंट्री हैं, एक इनोवेशन कंट्री हैं और इसलिए हम कोई विमान अगर एक्वायर भी करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी एक्वायर करते हैं और फिर खुद वो विमान हम बनाना शुरू कर देते हैं, जैसा हमने किया। सुखोई 30 के हमने खरीदा 90s में और 2000 के दशक में हमने उसे सुखोई 30 MKI बना डाला जो उससे बेहतर भी था और हम उसको इंडिजीनियसली बना पाए। ऐसा ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में किया जहां हमने रशिया के साथ मिलकर के एक जॉइंट हथियार बनाया जो आज दुश्मनों के लिए एक बड़ा डेटरेंट बन चुका है और जिसके एग्जाम्पल हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं उन विकल्पों के बारे में जो भारत के सामने हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। तो पहले विकल्प की बात करते हैं और वो है मेड इन चाइना J-35 विमान। अब चूंकि ये चाइना मेड है इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बेकार दुकान और बीमार पकवान है। सच पूछिए तो J-35 एक्चुअली कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि ना तो चीन भारत को ये फाइटर देगा और अगर चीन देगा भी तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हम एक एडवर्सरी से उसका फाइटर जेट लेने वाले हैं। तो आप सोचिए, जिस देश से भारत को सबसे बड़े सैन्य टकराव की आशंका है उसके बनाए हुए हथियार को हम अपनी वायुसेना में क्यों लें। लेकिन फिर भी चूंकि ये पाकिस्तान के पास पहुंचने वाला है J-35, इसलिए आवश्यक है कि हम इसे एक विकल्प के रूप में इसलिए देखें ताकि इसके बारे में हम जान सकें। कागजों पे जाएं तो J-35 एक पूरी तरीके से स्टेल्थ बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जा सकता है। चाइना का क्लेम है कि इसमें AESA यानी आईसा रेडार लगा है जो मल्टी टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है और ये चाइना की लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल के साथ कंपैटिबल है। हालांकि PL-15 मिसाइल किस प्रकार से खेतों में जा घुसी ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, बट मान लेते हैं कि इसमें कुछ चाइना इंप्रूवमेंट कर लेगा।
J-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है, अगर इसको ट्रैक करें तो ये कितना बड़ा दिखेगा? ये दिखेगा लगभग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक बड़े से कबूतर जितना दिखेगा। ग्राउंड बेस्ड रेडार जो इसको ट्रैक करेंगे और उसे मार गिराने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टेल्थ तो है लेकिन बहुत पावरफुल स्टेल्थ नहीं है। कागज पे ये विमान आपको पावरफुल दिख सकता है लेकिन असलियत इससे कहीं दूर है। सबसे पहली बात यह है कि J-35 ऑपरेशनल है ही नहीं, यानी कि चीन ने इसे आधिकारिक रूप से अपनी खुद की वायुसेना में शामिल नहीं किया है और इसका एक टेस्ट मॉडल पाकिस्तान को शायद इस साल के एंड तक देगा, ताकि पाकिस्तान की कीमत पे, उनके फाइटर जेट के पायलट्स की कीमत पर वो इसकी खामियों को पहचान सके। बट पाकिस्तान ये सब करने में भी रेडी रहता है। J-35 की सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो है इसका इंजन। अब ये पाया गया है इसकी टेस्ट फ्लाइट्स में कि इसका इंजन ओवरहीट होता है, यानी कि वो स्टेल्थ फाइटर जो रेडार पर दिखना नहीं चाहिए, उसका इंजन इतना धुआं छोड़ता है कि शायद इसको आंखों से भी पहचाना जा सके। इसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा बहुत कम है। एक और बात है कि इसका कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में J-35 प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि इसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, स्पीड, इसकी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसका स्टेल्थ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये सब सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, वीडियो एनिमेशंस और चाइनीज प्रेस एड्स पर ही सीमित है। और चाइना की बात पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो कोविड जो वायरस था उसी की कहानी से आप आकलन कर सकते हैं। और अगर इसकी लागत की बात करें तो एक J-35 को अनुमानित रूप में लगभग $80 मिलियन प्रति यूनिट के रूप में आंका जा रहा है, यानी लगभग 660 करोड़ रुपए प्रति विमान। ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल टू हमारा तेजस है, लेकिन ये कीमत उस विमान के लिए है जो ऑपरेशनल नहीं है, जिसने टेक्निकली रूप से मैच्योरिटी हासिल नहीं करी है और ना ही इसका कोई वॉर एक्सपीरियंस है। भारत के पास जो अगला विकल्प है वो है रशिया का सुखोई 57 यानी Su-57। रशिया का 5th जनरेशन पीढ़ी का ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका डिजाइन, गतिशीलता और आकार ये सब मिल करके इसे बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट बनाती हैं। लेकिन क्या ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में और भारत की नीड्स के लिए एक व्यवहारिक, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है या नहीं है? चलिए इस पे जानते हैं। सुखोई 37 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी रेडार से अगर इसको देखेंगे ग्राउंड बेस्ड रेडार से, तो ये कितना बड़ा दिखेगा? वो है लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि J-35 के मुकाबले 10 गुना बड़ा दिखता है। यानी कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफी लिमिटेड है। ये एक बड़े से गिद्ध के रूप में दिखेगा आकाश में अगर इसको रेडार से देखने की हम कोशिश करें तो। जो कमी इसके स्टेल्थ में है उसको कॉम्पनसेट लेकिन ये करता है अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी से, यानी तेजी से दाएं बाएं ऊपर नीचे मोड़ने का जो इसकी कला है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अनमैच्ड है। और वो इसलिए क्योंकि इसमें है थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जेट बहुत तीव्र कोणों पर तेजी से पलट सकता है। किसी क्लोज कॉम्बैट की सिचुएशन में ये एक चौंका देने वाली चाल चल सकता है। समझते हैं थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या है। देखिए, जब कोई विमान उड़ता है, स्पेशली कोई फाइटर जेट उड़ता है, तो उसके विंग्स पर ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनको वो चेंज कर सकता है और इन्हीं चीजों को ऑल्टर करके, जिनको हम एलिवेटर्स और रडर्स बोलते हैं, कोई भी विमान दाएं बाएं या ऊपर नीचे उड़ सकता है। लेकिन थ्रस्ट वेक्टरिंग इस टेक्नोलॉजी से एकदम अलग है। वो उसके विंग्स के शेप को नहीं बदलती, वो इंजन के थ्रस्ट के एंगल को बदल देती है, यानी कि इंजन से जो धुआं पीछे की तरफ छूट रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करके भी विमान तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे मुड़ सकता है। सुखोई 57 में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है जो J-35 में नहीं है। एक और अच्छी बात यह है कि सुखोई 57 में हथियार बाहर नहीं लटकते हैं, विंग्स पे नहीं लगे होते हैं, बल्कि एयर फ्रेम के अंदर छुपे होते हैं, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और यह भी जानना मुश्किल होता है कि विमान क्या पेलोड लेकर के आ रहा है। इसकी वजह से इसकी एयर ड्रैग भी कम होती है और जिससे इसको स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में एक इजाफा मिलता है। सुखोई 57 की जो अधिकतम गति है वो है लगभग मैक 2 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज, और स्टेल्थ विमान को अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे तेज स्टेल्थ विमान होगा। सुखोई 57 अपनी फुल रेंज में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर स्ट्राइक कर सकता है और बिना किसी रिफ्यूलिंग के वापस भारत लौट सकता है। अब अगर बात करें सुखोई 57 की कीमत की, तो एक सुखोई 57 की कीमत लगभग $50 मिलियन है, $50 मिलियन, जो लगभग 415 करोड़ रुपए प्रति जेट है। कंपेयर टू अदर स्टेल्थ फाइटर्स ये काफी कम है। इनफैक्ट ये तेजस के कॉस्ट से भी थोड़ी सी कम है। लेकिन क्या सुखोई 57 सही मायनों में भारत के लिए तैयार है? आइए समझते हैं सुखोई 57 की असल समस्या, जो उसकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक्स को लेकर के है। रूस खुद ही केवल 30 से 40 सुखोई 57 जेट्स को ऑपरेशनल रूप में रख पाया है। उसने उसको इस्तेमाल किया है एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये एक्सपीरियंस कारगर है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है।
यानी अगर भारत आज सुखोई 57 चुन भी लेता है और ऑर्डर भी प्लेस कर देता है तो हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो सुखोई 57 एक वायबल ऑप्शन बन सकता है। ये तो सच है कि सुखोई 57 एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो अच्छी कीमत पर उपलब्ध है और रशियन टेक्नोलॉजी काफी रिलायबल है और इंडियन टेक्नोलॉजी से आसानी से इंटीग्रेट भी होती है। लेकिन भारत को तो तत्काल एक भरोसेमंद समाधान चाहिए। जब तक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक शायद सुखोई 57 की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा रशिया की तरफ। शायद सुखोई 57 आज की डेट में उस स्तर पर नहीं है जहां पर भारत को आवश्यकता है। अब अगले विकल्प पर नजर डालते हैं और वो है F-35 जो है अमेरिका का सुपरस्टार जेट। इसकी सुपरस्टार है या नहीं है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। F-35 को डिजाइन और डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने और इसका अमेरिकन एयरफोर्स में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है और आने वाले समय में उनके फाइटिंग कोर का बैकबोन बन रहा है। इसमें लगा हुआ है आईसा रेडार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक एंड लॉक कर सकता है, यानी हवा में उड़ते ड्रोन से लेकर के जमीन पर छिपे हुए मोबाइल रेडार तक को टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर बात करें इसकी उड़ान की क्षमता की तो F-35 की अधिकतम रेंज है लगभग 2200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और एरियल रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स के साथ इस्तेमाल करें तो ये कहीं आगे तक जा सकता है। F-35 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में है जो बाकी विमानों की तुलना में कहीं बेहतर है। इसका रेडार का क्रॉस सेक्शन महज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक ग्राउंड बेस्ड रेडार से ये एक ड्रैगन फ्लाई जितना बड़ा दिखाई देगा। इसको टारगेट करना ऐसे रेडार से बहुत मुश्किल होगा। अगर कीमत की बात करें तो ये सबसे महंगा भी है। $100 मिलियन प्रति यूनिट इसका कॉस्ट है, लगभग 820 करोड़ रुपए, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा महंगा कंपेयर टू तेजस या इवन रशिया का सुखोई। लेकिन दिक्कत कुछ और भी है। F-35 की सबसे बड़ी कमजोरी पॉलिटिकल है। उस पर अमेरिका का अत्यधिक नियंत्रण है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं है, सही मायने में ये एक उच्च स्तर का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो उड़ता है और वेपन लेके जाता है। समस्या यह है कि जो इसका सोर्स कोड है वो अमेरिका किसी और कंट्री को नहीं देता, यानी कि इसके दिमाग में जो भी चल रहा है, इसके अंदर जो भी चल रहा है, उसका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन आर्मी के हाथ में रहता है, भले आप इसकी पूरी कीमत क्यों ना दे दें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भारत जैसे नॉन नेटो कंट्री को ये वर्जन अमेरिका ऑफर कर रहा है वो है एक डाउनग्रेडेड मॉडल, यानी कि जो F-35 अमेरिका उड़ा रहा है उसमें से कुछ फीचर्स हटा करके, कुछ क्षमताएं हटा करके, कुछ सेंसर्स कम करके भारत को देने की पेशकश कर रहा है, हालांकि दाम बराबर लेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको एक BMW दूंगा, पूरी कीमत पे दूंगा, लेकिन उसकी टॉप स्पीड को मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे लिमिट कर दूंगा, तो आप इतना बड़ा खर्चा क्यों करेंगे? और इसीलिए इंडिया इस विमान से दूर रह रहा है। और यही आता है एक और बड़ा रणनीतिक जोखिम। आप F-35 को कब उड़ाएंगे, किस मिशन पे ले जाएंगे, किस सैटेलाइट इसकी गाइडेंस होगी, किस देश के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वेपन इसमें इंटीग्रेट होंगे और कब होंगे, इन सब चीजों पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की स्वीकृति का दबाव बना रहेगा। अगर कभी भारत और अमेरिका रणनीतिक हित टकराएंगे तो F-35 जैसी प्रणाली में रिमोट कंट्रोल रुकावट, सॉफ्टवेयर अपडेट बंद करना, इवन उसको करप्ट कर देना या पुर्जों की सप्लाई को रोकना जैसे खतरों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर हम जो करंट डील है F-35 को उसको चुनते हैं तो ना सिर्फ हम $100 मिलियन की कीमत चुकाएंगे, बल्कि साथ ही साथ अपनी वायुसेना की आत्मनिर्भरता के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है। और तीसरा प्रॉब्लम F-35 का उसकी परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी को लेकर है। हमने नोटिस किया कि किस प्रकार से एक क्षतिग्रस्त हालत में F-35 केरला एयरपोर्ट पर कई दिन तक फंसा रहा। फिर हमने देखा कि यही चीज जापान में भी हुई, जहां पे एक ब्रिटिश ओन्ड F-35 विमान अचानक खराब होकर के इमरजेंसी लैंड करके फंस गया। और तीसरा इंसिडेंट यूएस के कैलिफोर्निया में हुई, जहां पे वो प्लेन उतना लकी नहीं था और वो प्लेन जाकर के क्रैश कर गया। तो अमेरिका का F-35 प्लेटफॉर्म जो सबसे एडवांस्ड होना चाहिए था, 5th जनरेशन है, उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रहा है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया F-35 की डील से थोड़ा दूर रह रहा है। हालांकि इस बात से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं अगले विकल्प की। तो इन एक्विजिशन के ऑप्शंस के बाद हम चर्चा करते हैं एक और पाथ, यानी कि मेक इन इंडिया। हमने देखा कि रशिया एक अच्छी दुकान है, रिलायबल प्रोडक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। चाइना एक बेकार दुकान है, बकवास पकवान है, वहां हमें जाना ही नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। अमेरिका की वैसे तो दुकान बहुत ऊंची है, लेकिन F-35 के मामले में पकवान थोड़ा फीका और महंगा लग रहा है। तो क्या करें?
चलिए बात करते हैं विकल्प नंबर 4 यानी कि एमका, भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। एमका का अर्थ है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल जॉइंटली मिलकर के विकास कर रही हैं और इसमें बहुत सारी प्राइवेट इंडियन कंपनीज को भी स्थान मिल सकता है। और ये होने वाला है भारत का पहला सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट। इसका डिजाइन लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ के लिए होगा, यानी कि ये रेडार की निगाहों से लगभग गायब रहेगा। एग्जैक्ट नंबर्स अभी हमारे सामने नहीं है। इसके वेपन्स इंटरनल बे में होंगे, यानी अंदर स्टोर होंगे, जिस प्रकार से सुखोई और F-35 में स्टोर होते हैं। और इसकी वजह से हवा में ड्रैग को भी मिनिमाइज किया जाएगा, जिससे फ्यूल कंजम्पशन अच्छा रहे। ये केवल तेज ही नहीं होगा बल्कि बहुत स्मार्ट होगा। F-35 की तरह इसकी कॉकपिट पूरी तरीके से एआई एनेबल्ड होगी, जहां पायलट सिर्फ एक बटन दबाने वाला ऑपरेटर नहीं बल्कि पूरे मिशन का कमांडर और डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके कॉम्बैट रेंज की बात करें तो एमका बिना किसी रिफ्यूलिंग के लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जो F-35 से थोड़ी सी कम है लेकिन कंपेरेबल है और हमारे लिए सफिशिएंट भी है। पाकिस्तान की सीमा में घुस करके एक ऑपरेशन करके ये आराम से लौट सकता है बिना किसी रिफ्यूलिंग के। इतना ही नहीं, भविष्य में एमका को ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है, जो इसे सिर्फ स्टेल्थ फाइटर की एबिलिटी नहीं देंगी बल्कि एक फ्लाइंग मिसाइल आर्सेनल बना देंगी। एमका का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 के बीच में उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2030 तक शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे भारत अपनी शर्तों पे अपनी नीड्स के हिसाब से बनाएगा और किसी विदेशी गठबंधन या किसी विदेशी सरकार के दबाव में नहीं रहेगा। भारत ऐसे फाइटर जेट्स को अपना करके एमका भारत का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है इसको ऑपरेशनलाइज होने में, लेकिन ये भविष्य अब बहुत दूर नहीं है। अगर भारत सक्सेसफुली कावेरी इंजन को डेवलप कर लेता है तो एमका का इंजन भी इंडिजीनियस हो सकता है और इस प्रकार से ये 100% इंडियन 5th जनरेशन फाइटर बनने की पूरी उम्मीद रखता है। एमका ना सिर्फ एक मिलिट्री प्लेटफॉर्म है बल्कि एक ट्रेमेंडस मिलिट्री अपॉर्चुनिटी है। 2030 तक बहुत सारे देश टिकाऊ, रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट 5th जनरेशन फाइटर्स के पीछे भाग रहे होंगे और उस समय एमका भारत के लिए ना सिर्फ खुद की मिलिट्री प्रोटेक्शन और भारत को डिफेंसिव शील्ड देगा बल्कि बहुत सारे देशों को कस्टमर बना सकता है भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजीज का। तो हमने बात करी J-35, F-35, सुखोई 57 और एमका की। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे शक्तिशाली और इफेक्टिव विमान भारतीय परिदृश्य के लिए कौन सा है?